नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका न्यू डिस्कशन में। आइए डिस्कस करते हैं आज का करंट अफेयर्स। यदि आपको चाहिए पीडीएफ तो आप टेलीग्राम पर जाइए, वहां पर सर्च कर लीजिए सिविल इनहेंस, उसे जाकर ज्वाइन कर लीजिए या फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दूंगा, वहां से आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं। तो ये दिया है वायु गुणसूत्र के बारे में। कुछ वैज्ञानिकों के द्वारा इसका रहस्यमय गुण खोजे गए हैं, प्लस उसके बाद फ्लोरिडा के तट पर आए हैं एक साइक्लोन, हरिकेन्स बोलते हैं वहाँ पर, हरिकेन्स आया है जिसका नाम है इडालिया, उसके बारे में जानेंगे। प्लस केन्या और भारत की सरकारी कंपनी के बीच में साइन हुआ है एमओयू शिप बिल्डिंग को लेकर। एमओयू मतलब मोमेरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग, दोनों देशों के बीच में साइन हुआ है, तो इसके बारे में भी जानेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं वायु गुणसूत्र के रहस्य के बारे में। गुणसूत्र को इंग्लिश में क्रोमोसोम बोलते हैं। ऐसा पहली बार हुआ है कि वैज्ञानिकों द्वारा वायु गुणसूत्र यानी वायु क्रोमोसोम को सफलतापूर्वक अनुक्रमित किया गया है, यानी सीक्वेंसिंग आर्डर में लगाया गया है। इससे यह अंतर्दृष्टि प्रदान करता है कि जो पुरुष के अंदर बांझपन होता है और विभिन्न जो स्वास्थ्य समस्याएं होते हैं वो किस तरीके से वायु गुणसूत्र प्रभावित करता है, इसके बारे में जानकारी मिली है। अगर इसके महत्व की बात करें, इसके सिग्निफिकेंस की, तो वायु गुणसूत्र का जो सीक्वेंस आर्डर लगाया गया है उससे जो पुरुषों के अंदर बांझपन होता है और जो गुणसूत्र से संबंधित जो भी विकार होते हैं उसके बारे में अध्ययन करने में काफ़ी हेल्प मिलेगी। और यदि स्वास्थ्य और दीर्घायु की बात करें, स्वास्थ्य और दीर्घायु मतलब लंबी उम्र की बात करें, तो इसमें भी महत्व रखता है वायु गुणसूत्र। और इसमें जो कैंसर्स होते हैं पुरुषों के अंदर, और जो हृदय संबंधी बीमारियां होती हैं, हार्ट डिजीज होती हैं, हृदय संबंधी बीमारियां होती हैं, उसके रोकथाम के लिए भी जो वायु क्रोमोसोम है ये काफ़ी हद तक रिस्पॉन्सिबल होता है। वायु गुणसूत्र का होना बहुत ही ज़्यादा पावरफुल होता है कैंसर और जो हृदय संबंधी बीमारियां होती हैं उसे रोकने के लिए। उसके बाद बढ़ती उम्र के साथ जो बीमारियां आती है, प्लस उसके बाद और भी जो स्वास्थ्य संबंधी खतरे उत्पन्न होते हैं उससे लड़ने के लिए भी वायु गुणसूत्र काफ़ी हेल्पफुल होते हैं, ये रिसर्च किया गया है। अगर वायु गुणसूत्र की बात करें तो ये अपनी दोहरावदार प्रकृति यानी कि डबल हेलिक्स प्रकृति के कारण काफ़ी चैलेंजिंग होता है। तो आइए कुछ गुणसूत्र के बारे में जानते हैं, जिसे इंग्लिश में क्रोमोसोम बोलते हैं। क्रोमोसोम एक धागे जैसी संरचना होती है, देखिए फिगर, यह है क्रोमोसोम जिसे गुणसूत्र बोलते हैं। एक धागे जैसी संरचना होती है जो अनुवांशिक जानकारी को एक कोशिका से, जो अनुवांशिक जानकारी होती है उसको एक कोशिका से दूसरी कोशिका में ले जाती है। जैसे माता पिता हो गए, प्लस उसके बाद उनके जो बच्चे होंगे, जो क्वालिटी लक्षण माता पिता के अंदर होंगे, तो वह जो क्रोमोसोम होता है उसका जो अंदर जीन जो रहती है वो जीन को क्या करता है, अनुवांशिक जानकारी को एक कोशिका से दूसरे कोशिका यानी बच्चे में ये ट्रांसफर करता है। अगर इसकी बात करें क्रोमोसोम को, ये डीएनए और प्रोटीन से मिलकर बना होता है। जो क्रोमोसोम होता है ये डीएनए और प्रोटीन से मिलकर बना होता है। डीएनए वह सामग्री है, डीएनए यहाँ पर देखिए फिगर है डीएनए का, डबल हेलिक्स आकार का डीएनए है। डीएनए वह सामग्री है जो जीन को धारण करती है। डीएनए के अंदर ही जीन्स होते हैं, और उसके बाद जो मानव शरीर के निर्माण का एक खंड होता है, एक भाग भी होता है। मनुष्य के अंदर 23 जोड़े गुणसूत्र होते हैं, जो क्रोमोसोम्स होते हैं मनुष्य के अंदर 23 जोड़े गुणसूत्र होते हैं। अगर महिला की बात करें तो महिला में डबल एक्स होता है। अगर पुरुषों की बात करें तो पुरुषों में एक्स और वाई होता है। पुरुषों में एक्स और वाई गुणसूत्र होते हैं जो जोड़े के रूप में होते हैं। तो 23 जोड़े होते हैं। अगर 22 जोड़े की बात करें तो जो 22 जोड़ा होता है उसे क्या बोलते हैं, उसे बोलते हैं आटोसोम। और जो 23वां जोड़ा होता है यानी जो आखिरी जोड़ा होता है गुणसूत्र, उसे लिंग गुणसूत्र के रूप में जानते हैं। ये लास्ट वाला जो 23वां गुणसूत्र है यही निर्धारित करता है कि कौन सा बच्चा पुरुष होगा या कौन सा बच्चा महिला होगा, यह गुणसूत्र निर्धारित करता है। जो महिलाओं के अंदर डबल एक्स होता है, पुरुषों के अंदर एक्स वाइस होता है। अगर जाइगोट्स यक्स और यक्स के बीच में बनता है, यानी कि महिला का यक्स और उसके बाद पुरुष का यक्स, तो यहाँ पर लड़की यानी कि महिला पैदा होती हैं। प्लस उसके बाद एक महिला का यक्स और एक पुरुष का वाई, जब दोनों के बीच भ्रूण बनते हैं तो यह पुरुष को जन्म देते हैं। तो वायु गुणसूत्र ही लिंग निर्धारण में काफ़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता था। तो इसके बारे में था। आगे बढ़ेंगे। आगे अल्पसंख्यक छात्रवृत्ति घोटाला हुआ है, इसके बारे में जानेंगे। सीबीआई यानी कि केंद्रीय जांच ब्यूरो ने अल्पसंख्यक छात्रवृत्ति योजनाओं के क्रियान्वयन में इसका जो इम्प्लीमेंटेशन हुआ था उसमें काफ़ी ज़्यादा धोखाधड़ी हुई है। उसको लेकर
कुछ अज्ञात नोडल अधिकारी थे और उसके बाद बैंक अधिकारी है, दोनों के खिलाफ FIR दर्ज किया है, दोनों के खिलाफ मामला दर्ज किया है। इस घोटाले में लाभ प्राप्त करने वाले 830 बताया जा रहा है कि जो 830 फर्जी संस्थान है जिसने स्कॉलरशिप का यानी कि अल्पसंख्यक मामलों का जो फर्जी स्कॉलरशिप है वो प्राप्त कर लिया है, जिसमें 2017-18 की बात करें, 2017-18 की बात करें और 2020-21 की, 2021 और 22 की, सॉरी 2021-22 के बीच में अल्पसंख्यक मामलों के मंत्रालय को 144 करोड़ रुपए से अधिक का नुकसान हुआ। जो माइनॉरिटी जो मंत्रालय है, अल्पसंख्यक मामले का मंत्रालय है, 2017-18 से 2021-22 के बीच में लगभग 144 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ है। जो उचित जो लाभकर्ता थे उसे नहीं मिला, फर्जी संस्थानों को ये छात्रवृत्ति मिल गई है। केंद्र सरकार ने 2017 से 22 के बीच हर साल लगभग 65 लाख छात्रों को 3 अलग अलग कैटेगरी में 3 अलग अलग अल्पसंख्यक छात्रवृत्ति योजनाएं देती है। 65 लाख छात्रों को 3 अलग अलग कैटेगरी की जो अल्पसंख्यक छात्रवृत्ति होती है वो प्रोवाइड्स किया जाता है केंद्र सरकार के द्वारा। तो ये घोटाला हुआ, चर्चा में हुए। आइए माइनॉरिटीज के बारे में जानते हैं, यानी भारत में जो अल्पसंख्यक समुदाय है उसके बारे में जानेंगे। राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग अधिनियम 1992 यानी 1992 के तहत मान्यता प्राप्त अल्पसंख्यकों की संख्या कितनी है उसके बारे में देखेंगे। यहाँ पर देखिए कौन कौन से भारत के अंदर अल्पसंख्यक है। मुस्लिम है, सिख है, ईसाई है, बौद्ध है, पारसी है और जैन को 2014 में यानी लास्ट में जोड़ा गया है। ध्यान रखिएगा, जैन को 2014 में लास्ट में जोड़ा गया है। अगर 2011 की जनगणना की बात करें, 2011 में यदि जनगणना की बात करें तो कुल जनसंख्या जो माइनॉरिटीज़ की हैं भारत के अंदर 19.3% है। 19.3% माइनॉरिटी यानी अल्पसंख्यक समुदाय भारत में रहते हैं। अगर इनकी क्रम वाइज बात करें तो सबसे अधिक जो अल्पसंख्यक आबादी है मुस्लिमों की है, 14% है 2011 की जनगणना के अनुसार। अब ईसाई की जनसंख्या लगभग 2% है, सिख की जनसंख्या लगभग 1.7% है। ध्यान रखिए, दूसरे स्थान पर सिख हैं, दूसरे स्थान पर ईसाई हैं, तीसरे पर सिख हैं, फिर उसके बाद बौद्ध हैं चौथे स्थान पर 0.7%, फिर जैन है 0.4%, फिर पारसी सबसे कम है। ध्यान रखिएगा 0.006%, यानी पारसी की संख्या सबसे कम माइनॉरिटीज़ में है। तो माइनॉरिटी यानी कि जो अल्पसंख्यक समुदाय है उनकी संख्या कितनी है, इससे भी क्वेश्चन पूछा है। तो मुस्लिम 1, ईसाई 2, सिख 3, बौद्ध 4, जैन 5 और उसके बाद पारसी 6। ये अल्पसंख्यक समुदाय हैं। अगर क्रम वाइज अगर इनकी पॉपुलेशन के बारे में पूछता है तो सबसे अधिक मुस्लिम के पास है और सबसे कम किसके पास है, पारसी है। सबसे कम किसकी संख्या है, पारसी। भारतीय संविधान में अल्पसंख्यक शब्द को डिफाइन यानी परिभाषित नहीं किया गया है। हालांकि संविधान केवल धार्मिक और भाषाई अल्पसंख्यकों को ही मान्यता देता है, यानी कि भारत के संविधान में सिर्फ अगर कोई भाषाई रूप से अल्पसंख्यक है या तो केवल धार्मिक रूप से अल्पसंख्यक है उसे ही सिर्फ मान्यता प्रदान किया है। अगर इसके संवैधानिक प्रावधान की बात करें अल्पसंख्यकों के लिए संविधान में क्या क्या प्रावधान दिया गया है, तो आर्टिकल्स 29 यानी कि जो अनुच्छेद 29 है यानी 29 है, यह अल्पसंख्यकों को यह अधिकार देता है कि आप विशिष्ट भाषा, अपनी लिपि, अपने संस्कृति को संरक्षित कर सकते हैं। वहीं जो आर्टिकल 30 है अल्पसंख्यकों को यह आज़ादी देता है कि आप अपने पसंद का जो संस्थान है, स्कूल कॉलेज है, वो खोल सकते हैं। वहीं अनुच्छेद 350B 1956 के तहत 7वां संविधान संशोधन हुआ था। उस अधिनियम के द्वारा जो भाषाई अल्पसंख्यक हैं उनको एक विशेष अधिकार दिया गया, भाषाई अल्पसंख्यकों को विशेष अधिकार दिया गया। संसदीय प्रावधान की बात करें अल्पसंख्यकों के बारे में तो राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग अधिनियम 1952 में केंद्र सरकार द्वारा अधिसूचित अल्पसंख्यकों को परिभाषित किया गया है। यानी कि अल्पसंख्यकों को परिभाषित करने के लिए जो राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग है उसका जो अधिनियम पास हुआ था 1992 में, उस अधिनियम के द्वारा परिभाषित किया गया है। लेकिन संविधान में प्रावधान नहीं है, इससे संबंधित क्वेश्चन पूछ देगा। आत्मसम्मान विवाह के बारे में दिया है, चर्चा में क्यों है इसके बारे में जानेंगे। हाल ही में भारत का जो सर्वोच्च न्यायालय है, सर्वोच्च न्यायालय यानी सुप्रीम कोर्ट, उन्होंने हाल ही में एक फैसला सुनाया है। उन्होंने यह कहा कि जो आत्मसम्मान विवाह है वह हिंदू विवाह अधिनियम यानी कि जो हिंदू मैरिज एक्ट है उसके तहत वैध है। उन्होंने बताया कि जो आत्मसम्मान विवाह है वो वैध है।
ये आत्मसम्मान विवाह कहाँ से निकल कर आया है इसके बारे में भी जानेंगे, ये चर्चा में क्यों है इसके बारे में भी जानेंगे। 2014 में, ध्यान रखिएगा, 2014 में मद्रास हाई कोर्ट यानी मद्रास उच्च न्यायालय ने एक फैसला दिया था। उसने फैसला यह दिया था कि अधिवक्ता मतलब वकीलों की अगर गार्जियनशिप में, देख रेख में किसी कपल्स, किसी लड़के लड़की का अगर शादी कराया जाता है तो वह अमान्य घोषित कर दिया था जो मद्रास उच्च न्यायालय है। तो मद्रास उच्च न्यायालय का 2014 का जो फैसला है, मद्रास उच्च न्यायालय का जो 2014 का फैसला है उसको पलट दिया है। किससे पलट दिया है? सुप्रीम कोर्ट ने। सुप्रीम कोर्ट ने पलटकर फैसला सुनाया है कि वकील जो होते हैं, जिसे अधिवक्ता बोलते हैं, वह किसी भी जोड़े के दोस्त या रिश्तेदार के रूप में अपनी व्यक्तिगत क्षमता के अनुसार आत्मसम्मान विवाह संपन्न करा सकते हैं, बशर्ते वकील का कोई निजी हित न हो, वो अपने व्यवसाय के रूप में एक पर्सनल लाभ के लिए यह विवाह न कराए। आत्मसम्मान विवाह कानून, या जिसे तमिलनाडु के अंतर बोलते हैं सुएमरी मरिया थाई, 1968 में तमिलनाडु सरकार के द्वारा राज्य में वैध बना दिया गया था। जो सम्मान विवाह होता है, यह कानून दो हिंदुओं को इसमें बताया गया है कि दो हिंदुओं को किसी ब्राह्मण पुजारी या जो विस्तृत रूप से अनुष्ठान होते हैं, और फिर उसके बाद इसमें करें कि इनके बिना ही दोस्तों या रिश्तेदारों की उपस्थिति में शादी कराना संपन्न, मतलब शादी करा सकते हैं, उसे वैध भी माना जाएगा। यह तमिलनाडु का कानून 1968 में बना था। अच्छा, ये जो आत्मसम्मान विवाह है, इसकी उत्पत्ति कहाँ से हुई है इसके बारे में जानेंगे। इसकी उत्पत्ति हुई है जो आत्मसम्मान आंदोलन शुरू किया गया था 1925 में। ध्यान रखिएगा, 1925 में आंदोलन चला था भारत के तमिलनाडु राज्य में। 1925 में एक आंदोलन चला था जिसका नाम था आत्मसम्मान आंदोलन, जिसे स्वाभिमान आंदोलन भी कहा जाता है। यह आंदोलन यह टारगेट करता है कि जाति, धर्म या किसी भगवान के बिना सामाजिक न्याय व्यवस्था स्थापित, यानी कि एक नए समाज को बनाना था जिसमें न कोई जाति हो, न कोई धर्म हो, न ही कोई भगवान है। यह आत्मसम्मान जो आंदोलन चल रहा था, इसका नेतृत्व किसने किया था? इसके संस्थापक कौन थे? जिसका नाम है E.V. रामास्वामी नायकर्स, जिन्हें पेरियार के नाम से जाना जाता है। जिन्हें किसके नाम से जाना जाता है? पेरियार के नाम से जाना जाता है। यह ब्राह्मणवादी धर्म और संस्कृति को अस्वीकार करते थे, उसको नहीं मान्यता देते थे। तो यह यहीं से निकल कर आया स्वाभिमान या आत्मसम्मान विवाह। स्वाभिमान आंदोलन को द्रविड़ आंदोलन भी कहा जाता है। ध्यान रखिएगा, जो स्वाभिमान आंदोलन है इसे द्रविड़ आंदोलन भी कहा जाता था। आंदोलन ने महिलाओं के अधिकार पर ध्यान केंद्रित करते हुए पिछड़ी जातियों के लिए एक समान अधिकारों की भी मांग करता है। तो ध्यान रखिएगा आत्मसम्मान विवाह क्या है। आगे, हरिकेन इडालियास यानी कि तूफान अटलांटिक महासागर में आया है। अटलांटिक ओशन और इसके इर्द गिर्द जो भी तूफान आता है उसे बोलते हैं हरिकेन्स बोलते हैं। हिंद महासागर में जो आता है उसे साइक्लोन्स बोलते हैं। वहीं पर यहाँ पर साउथ चाइना सी वहाँ पर आता है तो टाइफू, जापान सागर में आता है तो टाइफू बोलते हैं। इस तूफान का अलग अलग महासागरों में नाम है। तो ये देखिए यहाँ पर तूफान इडालिया फ्लोरिडा के तट से टकराया है। यहाँ पर देखिए ये फ्लोरिडा है, इसके तट से टकराया है। यह अपने लोकेशन के कारण, ध्यान रखिएगा, जो फ्लोरिडा है अमेरिका का एक प्रांत है, अपने लोकेशन के कारण काफ़ी संवेदनशील क्षेत्र है चक्रवातों को लेकर, यानी कि हरिकेन्स यहाँ पर अक्सर आया करते हैं। इसलिए आते हैं कि इसके एक तरफ गल्फ ऑफ मैक्सिको है और दूसरी तरफ अटलांटिक ओशन है। यहाँ के जब तापमान गर्म हो जाते हैं तो बार बार तूफान, दोनों तरफ से अगर तूफान आते हैं, साइक्लोन हरिकेन आते हैं तो वो फ्लोरिडा को हिट कर जाते हैं। तो अभी अभी जो हरिकेन्स आया है यहाँ पर उसका नाम रखा गया है इडालियास। तो ये था फ्लोरिडा के तट के बारे में। यहाँ तूफान बार बार क्यों आते हैं उसके बारे में। ये तीसरी कैटेगरी का था। पहली कैटेगरी में थोड़ा स्लो होती है उसकी स्पीड, दूसरी में और तेज, और तीसरी में सबसे फास्ट होता है साइक्लोन यानी जो हरिकेन्स है। नेक्स्ट, केन्या के बारे में जानेंगे। भारत और केन्या ने जहाज निर्माण सहयोग के लिए, ध्यान रखिएगा, जहाज निर्माण सहयोग के लिए केन्या के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है, यानी कि MOU साइन किया, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन किया है। इसमें इस साझेदारी में लक्ष्य यह रखा गया है कि हिंद महासागर में जो केन्या का समुद्री क्षमता है इंडियन ओशन में, उसे और भी मजबूत करना। इसमें 2 कंपनी शामिल है, एक भारत के स्वामित्व वाली है गोवा शिप बिल्डर लिमिटेड, और ये भी सरकारी कंपनी है। उसके बाद केन्या की सरकारी कंपनी जिसका नाम है केन्या शिप यार्ड लिमिटेड, दोनों के बीच में समझौता हुआ है।
दोनों कंपनी मिलकर जहाज निर्माण करेगी। अगर भारत की बात करें तो भारत तो दुनिया का 16वां सबसे बड़ा समुद्री देश है। इसमें 12 प्रमुख बंदरगाह हैं। भारत में 12 प्रमुख बंदरगाह हैं। लगभग गैर प्रमुख बंदरगाहों की बात करें तो 200 है। इनकी संख्या कितनी है? 200। आइए केन्या के लोकेशन के बारे में बात करते हैं। यह है केन्या, जिसकी कैपिटल्स यानी राजधानी है नैरोबीस। इसके बाद इसके बगल में एक फेमस नेशनल पार्क है जिसका नाम है एम्बोसल नेशनल पार्क है। यदि एम्बोसल नेशनल पार्क के पास आते हैं, यहाँ से तंजानिया की तरफ देखते हैं तो जो माउंट किलिमंजारो है एकदम एक वैल्केनिक यानी कि ज्वालामुखी पर्वत है। ये अफ्रीका महाद्वीप का सबसे ऊंचा पर्वत, उच्चतम पर्वत है। तो यहाँ से स्पष्ट रूप से दिखता है। प्लस उसके बाद केन्या की एक और फेमस चीज़ है जिसका नाम है मसाई मारा रिजर्व। ये भी फेमस है, यहाँ पर काफ़ी पर्यटक भी आते रहते हैं। प्लस उसके बाद लेक तुर्काना है, ये भी केन्या राज्य में स्थित है। इससे भी संबंधित अगर क्वेश्चन पूछ दें तो आपका क्वेश्चन बन जाएगा। नेक्स्ट बढ़ेंगे, एक छोटी सी न्यूज है। सेंट्रल गवर्नमेंट, ध्यान रखिएगा, सेंट्रल गवर्नमेंट ने जया वर्मा सिन्हा को, ये देखिए इनका फिगर है, जया वर्मा सिन्हा को एज ए फर्स्ट वुमन, ध्यान रखिएगा, फर्स्ट वुमन, पहली भारतीय महिला सीईओ और चेयरमैन रेलवे बोर्ड का इन्हें पहली भारतीय सीईओ और पहली भारतीय अध्यक्ष रेलवे बोर्ड का नियुक्त किया गया है। पहली महिला हैं भारत की जो रेलवे बोर्ड की अध्यक्ष भी बनी है और उनकी सीईओ भी बन गई है साथ ही साथ। अगर इनके बैकग्राउंड्स की बात करें तो यह इलाहाबाद यूनिवर्सिटी की पूर्व छात्रा रही हैं। प्लस उसके बाद इंडियन रेलवे ट्रैफिक सर्विस 1986 बैच में इनका सिलेक्शन हुआ था। 1986 बैच में ये इंडियन रेलवे ट्रैफिक सर्विस में काम की थी। उसके साथ साथ यह किनका स्थान लेगी? 31 अगस्त को जिसके पूर्व सीईओ और चेयरमैन थे जिनका नाम था रेलवे बोर्ड का, जिनका नाम था अनिल कुमार लाहोटी, ये 31 अगस्त को इनका कार्यकाल खत्म होता है। तो 1 सितंबर से ये अपने कार्यकाल ये संभालेंगी, जिनका नाम है जया वर्मा सिन्हा। ये पहली भारतीय महिला है, ध्यान रखिएगा, इसलिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। एक और फैक्ट है यहाँ पर देखिए, यूएस स्टेट ऑफ जॉर्जिया, यूएस यानी संयुक्त राज्य अमेरिका का एक स्टेट यानी राज्य है जिसका नाम है जॉर्जिया। इसने ऑफिशियली मतलब आधिकारिक तौर पर जो अक्टूबर का महीना होता है उसे हिंदू हेरिटेज मंथ के रूप में घोषित कर दिया है। इसे हिंदू हेरिटेज मंथ के रूप में घोषित कर दिया है। तो यहाँ पर देखिए ये इसलिए घोषित किया गया है, जो जॉर्जिया है वहाँ पर जो हिंदू मूल के अमेरिकन है, भारतीय मूल के जो हिंदू अमेरिकन है वो वहाँ पर अधिक है। वो उस राज्य को विकसित करने में काफ़ी ज़्यादा अपना योगदान दिए हैं। तो उनको योगदान को ध्यान में रखते हुए जो यूएस स्टेट यानी जो संयुक्त राज्य अमेरिका का राज्य है जॉर्जिया, वो ऑफिशियली यानी आधिकारिक रूप से क्या कर दिया है, आधिकारिक रूप से जो अक्टूबर का महीना होता है उसे हिंदू हेरिटेज मंथ के रूप में घोषित कर दिया है। तो इससे संबंधित क्वेश्चन बन जाएगा कि कौन सा देश अक्टूबर महीने को हिंदू हेरिटेज मंथ के रूप में घोषित किया है? तो ये यूएसए है। अगर राज्य की बात करें तो जॉर्जिया राज्य है यूएसए का। तो आज के लिए इतना ही है। अगर मेरी न्यूज़ या जानकारी आपको पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक और शेयर भी करते रहिए। थैंक यू।